भारत माता की। आज के इस चुनावी सभा में मंच पर उपस्थित हमारे जिला के आदरणीय अध्यक्ष श्री राम प्रसाद मिश्र जी, हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री राजेश अग्रहरी जी, हमारे एमएलसी और मेरे वरिष्ठ साथी गोविंद शुक्ला जी, श्री काशी तिवारी जी क्षेत्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चा, श्री सुधांशु शुक्ला जी, प्रवीण सिंह जी, चंद्र प्रकाश मिश्रा जी, श्री सुभाष जी विधानसभा के प्रभारी, श्री अंजनी सिंह जी जिला के उपाध्यक्ष, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित जडेजा जी, सतीश गौतम जी, ददन मिश्रा जी, सभी वरिष्ठ नेतृत्व और यहां इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवी और सज्जनों और मेरे मीडिया के साथी, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आप सब लोग जिस गर्मजोशी के साथ और जिस ऊर्जा के साथ, जिस उत्साह के साथ और इतनी गर्मी में आप सब लोग इस जनसभा में आए हैं और आपके उत्साह को देखकर मैं एक बात से आश्वस्त हो रहा हूं कि आपने दोबारा स्मृति ईरानी जी को यहां से सांसद बना करके भेजने का मन बना लिया है। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ स्मृति ईरानी जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव अमेठी से स्मृति जी को सांसद बना करके उनके माध्यम से मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने का संकल्प यात्रा है। इस बात को हमको समझना चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प है। मित्रों, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपके सामने किस तरीके से केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में गांव में आम आदमी का जीवन में परिवर्तन लाया है, इसके बारे में बहुत तफसील से, बहुत डिटेल में, बहुत विस्तार से आप सबके सामने उन बातों को रखा गया है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के 10 साल पहले प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत की राजनीति में, भारत के राजनीतिक मानचित्र पर दो बातों का बहुत बड़ा अंतर आया है। दो बातों का। पहला, 2014 के पहले भारत का आम आदमी, भारत का साधारण मानवी, भारत का साधारण नागरिक इस बात से सहमत हो चुका था कि राजनीति से कुछ बदलने वाला नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, सभी राजनेता ऐसे ही हैं, भारत में कुछ नहीं बदलेगा, हम पिछड़े के पिछड़े रहेंगे, हमारा कोई भला नहीं हो सकता। इस मानसिकता से भारत का राजनीतिक मानवी गुजर रहा था। लेकिन आज 10 साल बाद यही भारत का साधारण मनुष्य आज इस विश्वास के साथ चल पड़ा है कि मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकसित संकल्प का सपना लेकर के आगे बढ़ रहा है। ये अंतर आया है। और दूसरा अंतर यह आया है कि 10 साल पहले भारत और भारत के राजनेता और भारत की राजनीतिक परिभाषा वह तुष्टीकरण की परिभाषा थी, वह वोट बैंक की परिभाषा थी, वह जातिवाद की परिभाषा थी, वह क्षेत्रवाद की परिभाषा थी। वह परिभाषा क्षेत्र का इलाके से इलाके को लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ, तुष्टीकरण की राजनीति करो, वोट बैंक की राजनीति करो,
और अपना फूट डालो और राज करो, इस संस्कृति को लेकर के चलते थे। लेकिन 10 साल में आज भारत की राजनीति विकासवाद की राजनीति हो गई। पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। साधारण आदमी आज विकास ढूंढ रहा है, और इसको अगर इनकी आकांक्षाओं को किसी ने पूरा किया है तो वह भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया है। आज तुष्टीकरण की राजनीति समाप्त हो गई। हमारे जितने भी नेता मंच पर खड़े होते हैं वो विकास की बात करते हैं, वो अपने रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं, हमने क्या क्या विकास किया इसके बारे में चर्चा करते हैं, और वो बताते हैं कि जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये अंतर हमको समझ में आना चाहिए। इसलिए विकासवाद की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट, तुष्टीकरण किसी का नहीं, तुष्टीकरण किसी का नहीं, संतुष्टीकरण सबका होगा। और मोदी जी ने मूल मंत्र पकड़ा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सबके लिए काम करेंगे, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई जाति नहीं, सबका विकास होगा। और आपको जानकर खुशी होगी, मुझे ये बताते हुए आपको खुशी मिल रही है कि आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कोरोना की चपेट के बाद लड़खड़ा गई है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है, यूरोप की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई है, रशिया की अर्थव्यवस्था यूक्रेन वार के बाद डमाडोल हो गई है, जापान की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ नहीं है। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज 10 साल में 11वीं अर्थव्यवस्था से छलांग लगा करके 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया में बन गया, 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया। और आप स्मृति ईरानी जी को चुनाव जिताएंगे, मोदी जी को आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे, और भारत 2 साल के अंदर तीसरी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तीसरी अर्थव्यवस्था। ये बदलता भारत है, ये बदलता भारत है। मैं स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं, आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूं। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 28 साल लग गए। इस देश में डिप्थेरिया की दवाई को आने में 23 से 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवाई को आने में 25 साल लग गए। इस देश में जापानी बुखार की दवाई को आने में 100 साल लग गए। आज यही भारत दुनिया में दवाई बनाने में और एक्सपोर्ट में दुनिया का दूसरे नंबर का देश बन गया, दूसरे नंबर का देश बन गया। आज ये दुनिया की डिस्पेंसरी बन गया। सबसे सस्ती दवा और सबसे असरदार दवा आज भारत बना रहा है। कोरोना की वैक्सीन मैत्री में भारत ने मोदी जी के नेतृत्व में 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन बनाई और 100 से ज्यादा देशों को अपनी वैक्सीन पहुंचाई और 48 देशों को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाई। ये भी आप याद रखिएगा। ये बदलता भारत है। आज भारत मांगने वाला भारत नहीं है जो ये कांग्रेसी नेता ये जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से लेकर इंदिरा गांधी जी के टाइम से लेकर के सोनिया गांधी जी के टाइम से लेकर के और ये राहुल बाबा के टाइम तक लेकर के ये मांगने वाला भारत था। आज मोदी जी के नेतृत्व में ये देने वाला भारत हो गया, दुनिया को देने वाला भारत हो गया। ये भी हमको समझना। आज हम पेट्रोकेमिकल्स में तीसरे नंबर पर खड़े हैं दुनिया में। कभी आप जापान की गाड़ियों के बारे में सुनते थे, आज भारत ऑटोमोबाइल में गाड़ियां के मैन्युफैक्चर में दुनिया में तीसरे नंबर का बन गया है और हमने जापान को पछाड़ दिया मोदी जी के नेतृत्व में। यह भी आपको याद रखना चाहिए।
आपके हाथ में मोबाइल है, सबके हाथ में। आप सब लोग मोबाइल लेकर के घूम रहे हैं। 10 साल पहले इसी मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन जापान, मेड इन चाइना, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया। आज अपना मोबाइल निकाल करके देखो, उस पे लिखा है मेड इन इंडिया। ये बदलता भारत है। बोलो, इसको और मजबूती देनी है कि नहीं देनी है? जरा जोर से बोलो भाई, मजबूती देनी है कि नहीं देनी है? ताकत देनी है कि नहीं देनी है? अगर ताकत देनी जरूरी है तो स्मृति ईरानी जी जरूरी हैं, ये भी आप याद रखो। मित्रों, मेरे पहले गोविंद शुक्ला जी बोल रहे थे, राजेश अग्रवाल जी ने बहुत संक्षेप में लेकिन बात बताई। आज भारत का साधारण व्यक्ति, आज गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इन सबको अगर किसी ने ताकत दी है तो मोदी जी की नीतियों और कार्यक्रमों ने ताकत दी है। कार्यक्रमों ने ताकत दी है। मैं आपके सामने बताना चाहता हूं मित्रों, जब मैं बात करता हूं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, कभी सोचा था कि 80 करोड़ की जनता को हर महीने 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल मिलेगी? ये दुनिया का सबसे बड़ा अनाज का वितरण का कार्यक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसके कारण मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से निकल करके ऊपर आ गए। 25 करोड़ लोग। और ये मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रहा है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोल रहा है। अति गरीबी भारत की 1% से नीचे हो गई। गांव कितना मजबूत हो गया? 2 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर पहुंचा दिया गया। 2 लाख गांव में, जिसके बारे में ये कांग्रेसी नेता राहुल बाबा एंड कंपनी ये बोलती थी कि भारत अनपढ़ है, यहां डिजिटल काम नहीं होगा और यहां तो डिजिटल कोई जानता नहीं है। अरे आजकल तो सब्जी वाला भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है, डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। आजकल गांव में काम करने वाला खेत मजदूर जो काम करता है वो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है। और 2 लाख गांव में कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया, कॉमन सर्विस सेंटर खुल गया। हमारे युवाओं को मोदी जी ने पहचाना, ये कांग्रेसी नेता कभी पहचान नहीं पाए। ये आज बताओ, अभी राजेश जी बता रहे थे, आपके गांव अब पक्की सड़कों से जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? जुड़ रहे हैं कि नहीं जुड़ रहे हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसने परिवर्तन ला करके खड़ा कर दिया। मोदी जी ने आपके घरों तक गैस का सिलेंडर और गैस का कनेक्शन पहुंचाया। और आप अगले 5 साल में देखना, आपके घर तक सस्ती गैस पाइप से पहुंचेगी, पाइप से पहुंचेगी, सिलेंडर की आवश्यकता नहीं होगी। आपको जानकर खुशी होगी, ये प्रधानमंत्री आवास योजना, ये बैठे हैं सारे पुराने लोग, ये सतीश गौतम से लेकर के ददन मिश्रा, इन सबसे पूछो। मैं 1993 में विधायक बन गया था, 1993। मेरे जमाने में मेरे को मेरा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ हर साल आके बोलता था, नड्डा साहब आपको खुशखबरी सुनानी है। मैं बोलता था सुनाओ। कहता था इस बार आपको एक पंचायत में 2 इंदिरा आवास योजना मिली है, 2 बताइए किसको दें? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार। ये 2 मकान मैं लेकर के क्या करूंगा बीडीओ साहब? ये तेरे को ही मुबारक, ये इंदिरा जी को मुबारक, ये इंदिरा आवास योजना तुम ही रखो, इससे हमारा काम नहीं चलता। लेकिन देखो परिस्थिति बदली, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, आज 4 करोड़ घर बन करके तैयार हो गए। 4 करोड़। हर पंचायत में 40-40 मकान। और कैसे मकान बने? ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन विद सिलेंडर, शौचालय, कोर्टयार्ड। और आगे याद रखना बहनें, आप याद रखिएगा, आपने स्मृति जी को चुनाव जिता के भेजना,
मोदी जी का संकल्प है 3 करोड़ और नए घर बनेंगे, 3 करोड़ नए घर बनेंगे। एक और खुशखबरी आपको देना चाहता हूं, एक और खुशखबरी देना चाहता हूं। 5 साल के अंदर आपका बिजली का बिल 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्रधानमंत्री हर घर सूर्य मुफ्त योजना, प्रधानमंत्री मुफ्त हर घर सूर्य योजना, हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी, हर घर के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हर घर के ऊपर सौर ऊर्जा लगेगी। आपको घर में जो बिजली का खर्च होगा वो सौर ऊर्जा पूरा करेगी और आपके खर्च के बाद जो बिजली बचेगी उसको सरकार खरीद लेगी, आपके आमदनी का साधन बन जाएगा। मित्रों, इतना ही नहीं, मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे। ये बदलता भारत है। 3 करोड़ नए मकान बनेंगे, 3 करोड़ लखपति दीदी बनेंगे, हर घर पर सौर ऊर्जा लगेगी। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाएंगे। मैं यहां आपको यह भी बता देना चाहता हूं, ये आयुष्मान भारत, मैं ही स्वास्थ्य मंत्री था जब मोदी जी ने मुझे काम दिया था। उन्होंने कहा, नड्डा जी बड़ा सोचिए, आज दुनिया का सबसे बड़ा गंभीर बीमारी से गरीब लोगों को इलाज कराने की व्यवस्था, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 50 करोड़ लोग, भारत की 40% आबादी। और कौन है ये आबादी? गरीब लोग, रेहड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, सब्जी वाला, गांव बस का ड्राइवर, बस का कंडक्टर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बिल्डिंग में काम करने वाला लिफ्टमैन, बिल्डिंग में काम करने वाला सिक्योरिटी मैन, और हमारे सैलून में बाल काटने वाला, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को मोदी जी ने गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए हर साल 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज की व्यवस्था की। और अब आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं, मोदी जी ने तय किया है, इस देश का कोई भी व्यक्ति, कोई भी माता, कोई भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, किसी भी जाति की, किसी भी धर्म की, किसी भी इलाके की, कहीं की भी रहने वाली और किसी भी आमदनी की, अमीर हो या गरीब, सबके लिए मोदी जी की तरफ से आयुष्मान भारत में हर साल गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए 5 लाख रुपए की व्यवस्था की जाएगी, 5 लाख रुपए की व्यवस्था की। इस तरीके से विकास के काम को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं बात करूं गांव गरीब की, तो मैं यहां आपसे जल जीवन मिशन के बारे में भी बात करूंगा। आज मुझे खुशी है कि जल जीवन मिशन में 11 करोड़ घरों को बिजली पहुंचाई गई है, 11 करोड़ पानी पहुंचाया गया है। और उसमें से उत्तर प्रदेश में 11 करोड़ लोगों में 2 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में बसते हैं, जिनके घर में हर घर नल, हर घर जल पहुंचाया गया है। और मुझे खुशी है कि 3 लाख घर उसमें से अमेठी में पड़ते हैं, जिनको हर घर जल से जोड़ा गया है, हर घर जल से जोड़ा। आज हाईवे, आज 28 किलोमीटर नेशनल हाईवे प्रतिदिन बन रहा है, लगभग 60,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे बन गया। इंटरनेट, जैसे मैंने बताया कि लगभग 2 लाख गांवों को इंटरनेट ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ दिया गया है। रेलवेज में 19 गुना आपका बजट बढ़ा दिया गया है और एयरवेज में एयरपोर्ट भी दुगने हो गए हैं। 74 एयरपोर्ट होते थे, आज 148 एयरपोर्ट बन करके तैयार हुए हैं। ये भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए हर तरीके से आज मुझे खुशी है कि आपके यहां डिफेंस का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, 6 बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है,
27 मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, 5 ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। मैंने जैसा बताया कि रेलवे का बजट 19 गुना बढ़ा दिया गया है, 7 वंदे भारत ट्रेनें चलने का काम चल रहा है। और आज मेरा भी मन उत्साह से भर जाता है जब मैं अमेठी की बदलती तस्वीर देखता हूं। 10 साल पहले यहां अमेठी में पता नहीं चलता था कि सड़क में गड्ढा है क्या गड्ढे में सड़क है। आज पक्की सड़कें, गांव गांव तक उसका जाल फैल रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है और स्मृति ईरानी जी की मेहनत है, जिसके कारण से आज ये बदलाव आया। मित्रों, मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं कि विकास के दृष्टि से आज उत्तर प्रदेश में ही रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट का जो कार्यक्रम चल रहा है वो भी पूरा किया जा रहा है। अपने प्रदेश में 5 मेट्रो स्टेशन और मेट्रो ट्रेन चल रही हैं, उसका भी विकास किया जा रहा है। और अगर मैं अमेठी की बात करूं तो मुझे खुशी है कि 11,000 मेट्रिक टन के फर्टिलाइजर के स्टोरेज के पिछले 5 साल में 5 गोडाउन बन करके तैयार हुए। 5 गोडाउन। यह है आज विकास की कहानी। उसी तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई, 6 कृषि कल्याण केंद्रों की स्थापना हुई, कोरबा में ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन गई और उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है। और उसी तरीके से BR अम्बेडकर स्टेडियम का भी नवीनीकरण किया जा रहा है। इसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहूंगा कि जामो में प्रधानमंत्री जी के कौशल केंद्र की स्थापना की जा रही है। 50 बेडेड हॉस्पिटल को बनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, आपने कभी सोचा नहीं होगा, अब तिलोई में भी नया मेडिकल कॉलेज आपको दिया गया है। ये भी आप विकास की दृष्टि से। मित्रों, आज गांव की तस्वीर बदली है, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है, युवाओं को ताकत मिली है और इसके साथ साथ इस सारे इलाके में नए विकास के साथ चलने का काम हुआ है। मैं यहां एक बात आपको जरूर बताना चाहता हूं कि आप बड़े दुर्भाग्यशाली थे पहले, और आज आप बड़े सौभाग्यशाली। दुर्भाग्यशाली कैसे थे? आपके कैंडिडेट यहां आते थे, जवाहरलाल नेहरू को याद करते थे, इंदिरा गांधी जी का नाम लेते थे, चुनाव में वोट बटोरते थे, दिल्ली में एयर कंडीशन में जाके बैठ जाते थे और यहां के अमेठी के लोगों का हाल अमेठी के लोगों के हाल पर छोड़ जाते थे। क्या यह सच्चाई नहीं है? हाँ या ना में बताओ, क्या यह सच्चाई नहीं है? यही तस्वीर थी कि नहीं थी? बारंबार यही थी कि नहीं थी? आपने एक बार नहीं अनेकों बार गांधी परिवार को चुनाव जिताया और हमेशा अंधकार में रहे। हजारों गांव में बिजली नहीं थी, हजारों गांव में सड़कें नहीं थी। इन राजनेताओं को, इन आकाओं को शर्म नहीं आती थी? सालों साल राज किया, दशकों तक राज किया, देश की कुर्सी पर बैठे रहे और अमेठी अंधेरे में रहा। आज मोदी जी के नेतृत्व में और स्मृति ईरानी जी के अथक प्रयास के कारण अमेठी आज अग्रगणी में पोजीशन में आकर के खड़ा हुआ है। बदलता अमेठी है, इसको आप समझ लीजिए। और इसको आपने बोलिए, आप इसको ले जाएंगे ना। और आप भाग्यशाली कैसे हैं कि आपके यहां एक नेत्री जिसने आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर अमेठी की तस्वीर और तकदीर बदलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उसका नाम है तो स्मृति ईरानी, बहन स्मृति ईरानी। और इसलिए उनको आगे, और मैं बहनों से सुनना चाहता हूं, बताइए बहन को आशीर्वाद मिलेगा ना? मिलेगा ना? उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है और राजनीति में नहीं सिर्फ अमेठी में, नहीं सिर्फ उत्तर प्रदेश में, उन्होंने देश में भी अपनी छाप छोड़ी है। और इसलिए ऐसे नेत्री को आगे लाना, बहन स्मृति ईरानी को, ये आपसे मैं
आशा भी करता हूं और मैं विश्वास रखता हूं कि यहां पर आप अमेठी से श्रीमती स्मृति ईरानी जी को लेकर के आएंगे। मैं किसी पर अच्छे समय में कोई बुरी टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं किसी के बारे में बुरी टिप्पणी नहीं करना चाहता, क्योंकि शुभ समाचार के साथ अशुभ नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर उजाले को याद करना है तो अंधकार को तो समझना पड़ेगा ना। अगर पूर्णमासी को नमस्कार करना है तो अमावस्या को तो याद करना पड़ेगा। एक आपके यहां से वो भी कैंडिडेट हुए जो यहां से भाग गए, और एक बार नहीं भागे, यहां से वायनाड से रायबरेली मुड़ के अमेठी भी नहीं आए। ये नेता के चरित्र को, उसके राजनीतिक क्षमता को, उसके राजनीतिक हिम्मत को, उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। एक कुर्सी पर बैठो, मौज करो, चलते बनो, टाटा बाय बाय कहो, नई जगह तलाश लो। बोलो, ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? ऐसे लोगों को आने दोगे क्या? आपका संदेश रायबरेली में भी जाना चाहिए। जो आपके सगे नहीं हुए वो उनके क्या होंगे? जो आपके नहीं हुए वो उनके क्या होंगे? जो 15 साल यहां रहे और उसके बाद आपको बिना टाटा बाय बाय बोले हुए, बिना विदाई लिए हुए चले गए, वो दूसरों का क्या ख्याल रखेंगे? मित्रों, इनकी पॉलिटिक्स है आज की आज खाओ, कल की कल देखी जाएगी। इनको आपसे क्या मतलब? और मित्रों, दो बातें और याद रखिए। एक तरफ मोदी जी हैं जो देश को विकसित भारत के संकल्प के साथ दुनिया में खड़ा करना चाह रहे हैं, और दूसरी ओर वो घमंडिया गठबंधन है, वो इंडिया अलायंस है जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। उनको लेना देना है तो अपने परिवार से और अपने भ्रष्टाचार से लेना देना है, और किसी से नहीं लेना देना। बताइए, ये फरूक अब्दुल्ला की पार्टी परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये घमंडिया गठबंधन में है कि नहीं है? आप बताइए, ये सुखबीर बादल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? चौटाला परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये यहां पर अखिलेश डिंपल परिवार की पार्टी है कि नहीं है? ये बिहार में लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, बीना, मीसा, ये परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये ममता, अभिषेक परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये कविता, केसीआर, केटीआर परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, ये स्टालिन, करुणानिधि, उदयनिधि स्टालिन परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, शरद पवार, सुप्रिया सुले परिवार की पार्टी है कि नहीं है? आप बताइए, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे परिवार की पार्टी है कि नहीं है? इनको आपसे कोई लेना देना नहीं। आप बताइए, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अब कांग्रेस भी परिवार की पार्टी हो गई कि नहीं हो गई? इनको आपसे कोई लेना देना नहीं है। परिवार बचाओ, मौज करो। दूसरी बात, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और ये कहते हैं भ्रष्टाचारियों को बचाओ। ये सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कांग्रेस पार्टी ने कौन सा भ्रष्टाचार नहीं किया? कोयला घोटाला, 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला, चावल घोटाला, चीनी घोटाला, कौन सा घोटाला कांग्रेस ने नहीं किया? नेशनल हेराल्ड घोटाला, कौन सा घोटाला नहीं किया? लालू ने कौन सा घोटाला नहीं किया? चारा घोटाला, अलकतरा घोटाला, नौकरी के बजाय जमीन हड़पने का घोटाला। अखिलेश ने कौन सा घोटाला नहीं किया? लैपटॉप घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, गोमती रिवर फ्रंट का घोटाला किया कि नहीं किया? आप बताओ, अनाज का घोटाला किया कि नहीं किया? ममता के मंत्रियों ने घोटाला किया कि नहीं किया? टीचर भर्ती घोटाला किया कि नहीं किया? कविता ने शराब घोटाला किया कि नहीं किया? अरविंद केजरीवाल ने शराब का घोटाला और दवाई का घोटाला किया कि नहीं किया? ये सारे घोटालेबाज, ये तुम मुझे बचाओ मैं तुझे बचाता हूं। इनके कार्यक्रमों में कुर्सी दो ऐसी खाली रहती थी और उसमें लिखा होता था अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन। ये इनके दो मुख्यमंत्री जेल में थे और आजकल एक मुख्यमंत्री जेल में है, एक तारीख तक बेल पर है, 1 तारीख तक। बोलो,
राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? चिदम्बरम बेल पर है कि नहीं है? पीछे उसका बेटा बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये लालू यादव बेल पर है कि नहीं है? बीमार होने के कारण, नहीं तो जेल में होना था। ये सब लोग, आप बताइए, ये अरविंद केजरीवाल बेल पर है कि नहीं है? आप बताइए, ये मनीष सिसोदिया जेल में है कि नहीं है? सत्येंद्र जैन जेल में है कि नहीं है? आपका आजम खान जेल में है कि नहीं है? के कविता जेल में है कि नहीं है? ये सारे भ्रष्टाचारी या तो बेल पर है या जेल में है। यही इनका रिकॉर्ड है। ऐसे भ्रष्टाचारियों को आगे आने देना है क्या? आने देना है क्या? और मित्रों, आजकल राहुल बाबा एक संविधान की किताब लेके घूमते हैं। मैंने कहा, राहुल, मुझे मालूम नहीं आपकी पढ़ाई क्या हुई है, पर संविधान कभी पढ़ा है क्या? कभी खोल के पढ़ तो लो। कहते हैं बीजेपी वाले आरक्षण ले लेंगे। अरे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, डाका डालो तुम और चर्चा करो बीजेपी की। प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है, जब तक मोदी जिंदा है और जब तक बीजेपी है, कोई भी हमारे आदिवासी भाई, हमारे दलित भाई, हमारे पिछड़ा भाई के आरक्षण को कोई छू नहीं सकेगा। वो अक्षुण्ण रहेगा, वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा। लेकिन राहुल गांधी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आंध्र प्रदेश में दलितों के आरक्षण पर 4 बार डाका डाला कि नहीं डाला? और आपने मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए मुसलमानों को वो आरक्षण देने का काम किया कि नहीं किया? 4 बार किया, डाका डाला 4 बार। ये उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, खुद बेईमानी करो और अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण से भाग नहीं आ रहे हो। आपने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण, ओबीसी का, पिछड़ा का आरक्षण, वह भी छीनकर मुस्लिम को देने का काम आपने किया। यह हमारी सरकार आई, हमने वापस पिछड़ों को दिया, उस डाके को हम लोगों ने समाप्त किया। और जब कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने फिर से दे दिया। बोलो, ऐसे लोगों को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? बाबा ये संविधान लेके घूमते हैं। संविधान में बाबा साहब ने लिखा है, धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं होगा, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा। मित्रों, एक बात और याद रखना, ये राम विरोधी हैं, ये सनातन विरोधी हैं और ये राष्ट्र विरोधी ताकतों के हिमायती भी हैं। राम विरोधी कैसे है? ये सोनिया गांधी की सरकार ने, मनमोहन सिंह की सरकार ने यूपीए के टाइम में कोर्ट में एफिडेविट लिख करके दिया, राम काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, राम का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है, राम का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। ये कोर्ट में लिख करके दिया। और कपिल सिब्बल ने क्या कहा? कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट में राम के केस को जरा अटकाइए, जरा भटकाइए, जरा लटकाइए, इससे बीजेपी को फायदा होगा। ये तो आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, कोर्ट ने रास्ता प्रशस्त किया और आज 22 तारीख जनवरी को भव्य राम मंदिर वहां बन करके विराजमान हुआ और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बोलो, ये राम विरोधी है कि नहीं है? राम विरोधी है कि नहीं है? सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है। ए राजा बोले सनातन HIV है। और सोनिया गांधी जी के मुंह पे ताला, राहुल गांधी जी के मुंह में ताला, प्रियंका को सुनाई नहीं दिया। ये सारे चुप हैं। ये बताता है कि ये सनातन विरोधी भी हैं। ऐसे लोगों को आगे आने दोगे क्या? आने दोगे क्या? अब मैं ये भी बताना चाहता हूं, ये राष्ट्र विरोधी भी है। जो लोग राष्ट्र के विरोध में, जो लोग राष्ट्र के विरोध में, स्मृति जी आई हैं, जरा आप लोग जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए।
जरा स्मृति जी का स्वागत है। बोलिए, स्मृति जी को चुनाव जिताएंगे ना? जरा जोर से बोलो, स्मृति जी को चुनाव जिताएंगे ना? मुझे विश्वास दे रहे हैं ना आप? मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि ये राष्ट्र विरोधी भी है। और जब मैं राष्ट्र विरोधी बोलता हूं, आपसे मेरा निवेदन है, पूरी ताकत लगा करके आदरणीय स्मृति बहन जी को आप चुनाव जिताएं और बड़ी संख्या में, बड़े मार्जिन से आप इनको विजयश्री दिलाएं और अमेठी को फिर से देश के नक्शे में विजयश्री करके आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तर प्रदेश। இங்க நின்னு என்ன யோசிக்கிற? எப்படி எடுக்கிறதுன்னு யோசிக்கிறேன். இப்படி எடுத்தா போச்சு.